आयशा कह रही है डज सेल्स इज रिकॉर्डेड एट टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ GDN और व्हेन द इनवॉइस इज क्रिएटेड। हाँ भाई, सेल कब बुक होनी चाहिए? जब GDN बने या इनवॉइस बने, क्योंकि GDN इज द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटल्ड। क्योंकि आप कहते हो ना कि भाई मैंने गुड्स को डिस्पैच कर दिया, अब गुड को डिस्पैच करने के बाद में इनवॉइस भले ही 2-3 दिन बाद ही क्यों ना करूं, मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। ऐसा है भाई? जल्दी बताओ। क्लियर है आयशा? जल्दी से बताओ। ओके, एक तो ये मामला हो गया। अब बस यार ये मैं सोता नहीं हूँ ना, इसलिए अचानक से कभी कभी तबीयत फ़ौरन ख़राब होती है, फिर जिम, उसके ऊपर सोने पे सुहाग अलग, पर क्या हो जाएंगे सही इंशाल्लाह। द इनवॉइस के डिले से कंप्लीटनेस इशू क्यों आ रहा है? स्क्रीन लैग कर रही है? नहीं यार, स्क्रीन तो बिल्कुल सही है। अच्छा, इनवॉइस के डिले से कंप्लीटनेस का इशू क्यों आता है? नहीं, इनवॉइस के डिले से कंप्लीटनेस का इशू क्यों? देखो, अगर फॉर एग्जांपल किसी सवाल में आपको वो लिख के देता है कि इनवॉइसेस डिले से बन रही हैं, तो इसका मतलब है फिर वो अज्यूम कर रहा है कि वो जो रेवेन्यू बुक करता है वो किस बेस पे कर रहा है? इनवॉइस के बेस पे। जबकि करना किस बेस पे चाहिए? तो दैट मीन्स कि डिले हो गया ना। आप रेवेन्यू कब बुक करेंगे? GDN के बेस पे। कर किस पे रहा है? तो यही तो फ़र्क है, यही तो मसला है कि आपका रेवेन्यू कंप्लीट नहीं होगा। आयशा, बात समझ आती है? ये इशू है इसमें। जल्दी से क्लियर है? चलो, ये तो हो गया पुराना हिसाब किताब। अब मैंने आपको इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन का एक सवाल दिया था कि भाई जब इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही होती है तो उसमें क्या क्या कंट्रोल लगाने चाहिए, और अगर वो गायब हुए तो क्या क्या मसले हो सकते हैं। इस सवाल में भी उसने ये कहा था कि वीकनेस को आइडेंटिफाई करो काउंट प्रोसीजर में और स्टेट करो इम्प्लीकेशन ऑन द फिजिकल काउंट। चलो एक एक करके देखते हैं। वो कह ये रहा है कि आपके ऑडिट टीम मेंबर ने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड किया है और उनकी ऑब्जर्वेशंस ये, हमने भी यही कहा था ना, ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्व कर रहा होगी कि चल क्या आ रहा है। अच्छा, अब पहला यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक काउंट वॉज सुपरवाइज बाय द वेयर हाउस इंचार्ज हु रिपोर्ट्स टू द प्रोडक्शन मैनेजर। हाँ भाई, क्या कोई मसला है इसमें? तो सुपरवाइजर कर तो रहा है, वो एक मॉनिटरिंग ही तो होती है, या मॉनिटरिंग इंडिपेंडेंट बंदा करे? अच्छा, आप कह रहे हैं सर मॉनिटरिंग करनी चाहिए किस बंदे ने? इंडिपेंडेंट बंदे ने। तो ये तो हो गई आपकी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आप इसकी वो लिखेंगे कैसे, यानी इसकी डेफिशिएंसी बताएंगे कैसे? अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि स्टॉक काउंट इज सुपरवाइज्ड बाय द वेयर हाउस इंचार्ज हु आल्सो रिस्पांसिबल टू रिपोर्ट टू द प्रोडक्शन मैनेजर। ये सीधी सीधी क्या हो गई? डेफिशिएंसी, वीकनेस हो गई। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? यस, टेम्पटेशन टू हाइड एरर्स एंड इफ देयर इज एनी फ्रॉड इट विल नॉट बी डिटेक्टेड, या वो कभी भी रिपोर्ट नहीं होगा। ये तो सिंपल सिंपल था पहला। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पे। इन व्यू ऑफ द वेरियस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट टेम्परेरी स्टाफ हैड टू बी हायर्ड टू कंडक्ट द, तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? मतलब ये वीकनेस इसलिए है ना क्योंकि जो टेम्परेरी स्टाफ होता है वो एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको उस काउंट की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है। वो तो एक आउटसाइड बंदा है, वो आएगा, वो देखेगा और बोलेगा चलो भाई हो गया। पर एक कार्टन में कितनी चीज़ें होती हैं, किस क्वालिटी को देख के मैं कहूँगा ख़राब है, किस क्वालिटी को देख के कहूँगा मैं सही है, वो इसके बाद एक्सपीरियंस। और पहली बात तो ये है, दूसरी बात भी ये है कि भाई ये जो लोग होते हैं, जो टेम्परेरी स्टाफ होता है, ये तो वैसे भी अकाउंटेबल नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी कब आती है? जब परमानेंट स्टाफ करे। पर परमानेंट स्टाफ भी वेयर हाउस वाला या आउटसाइड द वेयर हाउस? आउटसाइड हेड ऑफिस से कोई बंदा होना चाहिए। चलें, ये भी डन है, ये दोनों हो गए। प्री नंबर्ड काउंट शीट्स वर यूज बाय द स्टाफ विच कंटेन कॉलम फॉर इन्वेंट्री लेजर। प्री नंबर्ड काउंट शीट है, ये तो सही है ना? प्री नंबर्ड काउंट शीट प्री नंबर्ड होनी चाहिए, प्री नंबर्ड तो होनी चाहिए। काउंट शीट्स तो प्री नंबर्ड होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 ये तो लिखा होना चाहिए, ताकि वो रेंचो की तरह वो मिक्स करके ना भाग जाए। वो सीखा था ना हमने कल। अच्छा, आगे फिर
were used by the staff which contained the columns of inventory, ledger balances, physical balances. अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि प्री रिटन balances because it will give them a temptation to write the inventories accurate without actually counting it. यानी वो कहेगा ओके जबकि उसने उसको काउंट नहीं किया होगा. ऐसा है भाई? चलें ओके. यानी यहाँ तक कितने लोगों ने सही किया है? कोई बड़ी बात नहीं थी, वैसे पढ़ाया अच्छा था मैंने इसलिए. खैर अच्छा भाई आगे. द स्टाफ वॉज इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर दैट नो आइटम ऑफ इन्वेंट्री was counted twice and for this purpose they were asked to remain in constant contact with. वो कह रहा है भाई आपस में बातें करते रहना, जानी तूने ये डबल तो नहीं काउंट कर लिया. हाँ भाई वीकनेस है. चलें यानी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक एलोकेशन होनी चाहिए, और इन द एब्सेंस ऑफ दिस होगा क्या? डबल काउंटिंग और अंडर काउंटिंग दोनों हो सकते हैं. यानी एक बंदा अज्यूम करेगा कि एरिया काउंट हो चुका है जबकि असल में, और एक बंदा वो कर चुका होगा फिर काउंट हो जाएगा. क्लियर है भाई? वो तो रिकमेंडेशन हो गई ना. हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इम्प्लीकेशंस. सही है. अच्छा भाई ये भी हो गया. अब आप कह रहे हैं ऑन कंप्लीशन ऑल द काउंट शीट्स वर साइंड बाय द स्टोर इंचार्ज एंड हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. वीकनेस है. यस जिसने काउंट किया है उसने इसको साइन नहीं किया. तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा काउंट कर रहा है वो अकाउंटेबल नहीं है. तो इन ऑर्डर टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी शीट हैज टू बी साइंड बाय द पर्सन हु हैज परफॉर्म द काउंट. क्लियर है? पक्की बात है ना? होप आप लोगों ने सारे के सारे पिक कर लिए होंगे. क्लियर था? आज जी देखते हैं इसके सजेस्टेड सोल्यूशन में क्या कह रहा है. वीकनेस देखो, वेयर हाउस इंचार्ज सुपरवाइज द इन्वेंट्री काउंट. सीधा सीधा हम कह रहे हैं उसकी तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सूटेबल बंदा ही नहीं है. उसके पास एक टेम्पटेशन होगी कि वो अपने एरर और मिसिंग इन्वेंट्री को क्या करेगा? हाइड करेगा, और वो कभी भी उसको रिपोर्ट नहीं करेगा. आगे फिर बोल रहे टेम्पररी स्टाफ असाइन हुआ था, उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं होगा. हमने कहा इन्वेंट्री शीट स्टेटेड द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स इन द स्टोर. काउंट टीम्स में ट्राई टू कंफर्म द इन्वेंट्री लेजर बैलेंस विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल फिजिकल काउंट. हम तो यही कह रहे हैं कि भाई वो तो ऐसे ही हाँ कह देगा जबकि असल में उसने काउंट नहीं किया होगा. देयर इज नो क्लियर डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो डेफिशिएंसी लिखना बहुत आसान है, यानी आपने इसे पिक करना है. जो मसला है वो बता दो. मुसीबत आपको किस में होगी? इम्प्लीकेशन में. और इम्प्लीकेशन आपको तब समझ आएगी जब आपको मकसद समझ आएगा कि इस कंट्रोल को लगाने का मकसद क्या था. जब आपको मकसद समझ आ जाएगा तो आप उसका ऑपोजिट उसकी इम्प्लीकेशन बना सकते हो. अलाइन है? अच्छा भाई अब count sheets do not have signature of the person who counted the stock. Absence of signature of persons who counted the inventory may cause accountability problems. तो अगर ये 8 नंबर का है तो कितने आते हैं? 8 में से 8 आते हैं पूरे के पूरे. तो ये सीधा सीधा हिसाब किताब है. सर जी काउंट शीट प्री नंबर थी, उस पर क्वांटिटी तो मेंशन नहीं थी. अच्छा संजना कह रही है कि सर काउंट शीट प्री नंबर थी, बट वो ये कह रही है उसके ऊपर क्वांटिटी मेंशन नहीं थी क्योंकि ये वहाँ खुद मौजूद थी. अबे लिखा हुआ है इसमें, इधर ये देखो संजना प्री नंबर्ड काउंट शीट वर यूज. पहले तो ये हो गया. फिर वो कह रहा है विच कंटेन कॉलम फॉर इन्वेंट्री लेजर और फिजिकल बैलेंसेस. एक कॉलम और आ रहा है किसका? फिजिकल बैलेंसेस का, जो उसमें लिखे हुए हैं विच कंटेन. तो इसका मतलब है वो है ना उसके अंदर, जबकि होना नहीं चाहिए. अब क्लियर है संजय? जल्दी बताएं. ये तो आपने ऐसा कहा कि जैसे आप खुद काउंट ऑब्जर्व कर रही थी वहाँ जाके, और आपने कहा सर मैं तो कह रही हूँ कि इसमें था या इसमें नहीं था. क्लियर है? ओके. तो सर सो फार अगर हम हल्का सा रिकैप करें तो आपको कल मैंने यहाँ से शुरू किया था. हमने इन्वेंट्री का बेचना सीख लिया था कि क्या कंट्रोल्स हैं. हमने कहा जो इन्वेंट्री मौजूद है उसके ऊपर क्या कंट्रोल है हमने कल सीखे, क्योंकि वो क्वांटिटी काउंटेड होती है. तो काउंट के कंट्रोल्स भी देख लिए. आज हम ये देख लेते हैं कि इन्वेंट्री के खरीदने पे क्या कंट्रोल है. अब आपका दिमाग ये, अच्छा वैसे बताओ जहां जहां जो कंट्रोल मिसिंग होंगे क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट होगा? पक्का? और एक एक करके मैं सवाल फेंकता हूँ, 3 सवाल फेंकूंगा.
आपने मुझे 3 के जवाब देने कि एफएस में क्या इम्पैक्ट होगा। डन है? चलें, पहली चीज़ जो अब तक सो फार हम कवर कर चुके हैं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्रेडिट लिमिट चेक नहीं की तो एफएस में क्या मसला होगा? हाँ, पर रिसीवेबल की ओवर स्टेटमेंट का मसला होगा या अंडर? ओवर स्टेटमेंट। अच्छा, तो अब थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं। कौन सी असर्शन होगी? मैं 3 ऑप्शन दूंगा। असर्शन सही है, दावा, कंप्लीटनेस, अकरेंस, वैल्यूएशन। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। आपने ये तो कहा कि रिसीवेबल की ओवर स्टेटमेंट का मसला होगा, बट असर्शन कौन सी हिट होगी? कंप्लीटनेस, अकरेंस, वैल्यूएशन। अच्छा, स्टार्ट में ये पूछा था मैंने कि अगर मैं फातिमा गलत, अच्छा स्टार्ट में मैंने क्या पूछा था? स्टार्ट में मैंने ये पूछा था कि आप क्रेडिट लिमिट चेक नहीं कर रही बिफोर प्रोसेसिंग द सेल्स ऑर्डर, सही है? अब आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए इसका, सही है? ये हमने सीखा हुआ है, मैं वो नहीं रिपीट करूँगा बार बार क्योंकि आपको याद होना चाहिए। मैं ऐसे याद भी करा दूंगा ताकि आपको बुक इतनी मेमोराइज ना करनी पड़े, तभी मैं बार बार ऐसे पूछता हूँ। तो मैंने कहा ये तो मेरा कंट्रोल हो गया। अब इस कंट्रोल को अगर हटा दूँ तो मेरे एफएस में क्या मसला होगा? ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल, बट कौन सी असर्शन? 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला कंप्लीटनेस, दूसरा वैल्यूएशन, तीसरा एग्जिस्टेंस। चलिए जी, आप फोनो फ्रेंड भी कर सकती हैं, ऑडियंस पूल, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन। एग्जिस्टेंस तो होगी, वो तो है बंदा, जेन्युइन बंदा है। बात समझ आ रही है? अभी मसला किस चीज़ का आ रहा है? वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन इसलिए क्योंकि जब आप आगे जाएंगे आपको पता लगेगा कि आपने ऐसे बंदे को माल बेच दिया है जो कि पैसे, क्योंकि आपने उसकी औकात से ज़्यादा उसको माल दे दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि आप रिकवरी ऑफ बैड डेट्स यानी रिकवरी ऑफ रिसीवेबल पे कंट्रोल आपका नहीं है। तो किसका मसला आ सकता है? वैल्यूएशन का। अच्छा, बाखुदा है तो ओवर स्टेटमेंट का मसला, पर ओवर स्टेटमेंट क्यों है? क्या फेक सेल बुक हुई होगी? नहीं, फेक सेल तो नहीं बुक हुई ना, वो आगे जाके सीखेंगे फेक कब होती है। मैं कह रहा हूँ सेल तो बुक हो गई होगी, बट उस बंदे की पेइंग कैपेसिटी, क्योंकि आपने क्रेडिट लिमिट चेक किए बगैर उसको माल दे दिया, तो हो सकता है आप उसकी औकात से ज़्यादा दे दो। तो जब उसकी औकात से ज़्यादा उसको दे दोगे तो इट मीन्स दैट देयर विल बी आ रिकवरेबिलिटी इशू, और वो जब रिकवर नहीं होगा तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू बैड डेट्स, और आपका रिस्क ये होगा कि बैड डेट्स अंडर स्टेट ना हुए हुए हों और रिसीवेबल क्या हुए हुए होंगे? ओवर स्टेटेड। तो ये मामला था। क्लियर है? अगला प्रश्न, दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री के ऊपर अगर काउंट के नंबर्स लिखे हुए हैं, जस्ट लाइक इन दिस केस, इन्वेंट्री काउंट शीट के ऊपर अगर काउंट के नंबर्स लिखे हुए हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या रिस्क है? आपने बिजनेस का तो बता दिया कि इम्प्लीकेशन क्या होगी, वो ऐसी ओके कर देगा। तो अब आप बताओ, आज ओवर स्टेट हुई भी होगी। देखो सुने, इन्वेंट्री के बैलेंसेस लिखे हुए हैं, सही है? इससे प्राइमरीली आपको ये पता था ना कि वो ओके कर देगा, सही है? फाइनेंशियल्स में किस असर्शन का मसला है? इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री मुझे पता है हिट होगी, किस असर्शन का मसला है? वो मैं आपको चॉइसेस देता हूँ, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, अकरेंस। बैलेंस शीट आइटम में अकरेंस तो हो नहीं सकता। 2 बच गए। पहला एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन। एग्जिस्टेंस का मतलब है वैल्यूएशन। अच्छा, एग्जिस्टेंस का मसला इसलिए है क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, वो बोलेगा ओके। क्लियर है? तो काउंट तो होता ही इसलिए कि एग्जिस्टेंस को पकड़ा जाए। तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर मेरी इन्वेंट्री क्या होगी? ओवर स्टेटेड, पर ड्यू टू वैल्यूएशन प्राइमरी असर्शन इज एग्जिस्टेंस। अल्टीमेटली सारी चीज़ें हिट तो वैल्यूएशन को ही करेंगी।
यस, तो ये अब दोनों में फ़र्क है ना। तो पहले बता दो कंप्लीटनेस का मसला क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम शीट से फ्लोर देख रहे हैं। काउंट का मतलब क्या है, शीट से फ्लोर। तो आप देख रहे हो ये चीज़ जो मेरी किताब में आ रही है, क्या ये वाकई में फिजिकली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? क्लियर है, पक्की बात है। तो ये एग्जिस्टेंस हो गई। हाँ, अगर मैं ये कहता कि मैं ज़मीन से चीज़ें उठाऊंगा और मैं बोलूँगा देखूंगा मेरी शीट में है या नहीं है, वो कंप्लीटनेस का टेस्ट होता है। बात समझते हैं। मैंने कहा आप सब क्लास में बैठे हुए हो, सही है, मैंने शीट उठाई, मैंने कहा देखना चाहता हूँ किस किस ने पैसे पे किए हैं। मैंने नाम लिया, किसी ने हाथ उठाया, मैंने नाम लिया, किसी ने हाथ उठाया, एक नाम लिया, किसी ने नाम नहीं उठाया। तो मैं बोलता हूँ ये बंदा शीट में तो एग्जिस्ट कर रहा है जिसने पैसे दिए हैं, बट फिजिकली एग्जिस्ट, ये एग्जिस्टेंस का टेस्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल लगाऊं, बच्चे बुलाए मैंने, मैं देखता हूँ यार ये शीट कंप्लीट है भी या नहीं है, इन्होंने एक्सेस पूरे दिए या, तो मैं रैंडमली आपसे पूछूंगा जानी आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे ये, मैं शीट में जाके देखूंगा कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ये कंप्लीटनेस का चेक है कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि शीट मुकम्मल है या नहीं है। तो शीट से जब फ्लोर पे जाओगे तो क्या है, एग्जिस्टेंस, कि ये मौजूदा चीजें देख रहा हूं। जब फ्लोर से शीट पे आओगे तो हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, शीट से फ्लोर। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो शीट में आइटम्स आ रहे हैं कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। दोनों में फर्क समझ आया? अल्लाह तो जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? जल्दी से जानी, जल्दी से। इसको तो यूं भी कर सकते हो, अबे यार जब तुम स्कूल की पिकनिक पे जाते थे तो वो जब बस में सारे लपट के एक साथ चिपकते थे एक में, तो वो मिस आती थी ना, बोलती थी कि अच्छा ये है प्रेजेंट, ये है, वो क्या चेक कर रही है, एग्जिस्टेंस। फिर मिस ये भी देखती थी कि कोई मुफ्ता तो नहीं आ गया, तो बोलती थी अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता था ये है, तो मैंने तुम्हारी शीट तो नहीं, मतलब कंप्लीटनेस उल्टा है ना। तो मकसद है, जैसा मकसद है वैसा टेस्ट है। क्लियर है भाई? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, यहाँ तक बात समझ आती है तो आगे चलें, जल्दी से जानी सारे बच्चे। क्लियर है? ये तो हो गया हल्का फुल्का रिवीजन, हम ऐसे करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, हम पूछते भी रहेंगे आपसे ताकि आपको रिवाइज है। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री खरीदने के ऊपर कि इस पे क्या कंट्रोल्स हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में जो एंट्री चलनी चाहिए ना मेरे बच्चों, वो ये चलनी चाहिए जो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। मेरे दिमाग में एंट्री चलनी चाहिए इन्वेंट्री डेबिट और ट्रेड पेएबल। मुझे बताओ क्या ये इन्वेंट्री ऐसे ही बुक हो जाएगी या ये भी किसी प्रोसेस के जरिए गुजरेगी? अच्छा, उस प्रोसेस में लगे हुए होंगे कंट्रोल्स। अच्छा, वैसे जब मैं इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल लगाता हूं ना, तो मेरा मकसद ये होना चाहिए कि मैं अननेसेसरी इन्वेंट्री ना रखूं। अननेसेसरी इन्वेंट्री, रीजन है उसके पीछे। अगर अननेसेसरी इन्वेंट्री रखूंगा उस पर रिस्क एक्सपायर होने का, ऑब्सोलीट होने का, ना बिकने का, और होल्डिंग कॉस्ट भी क्या होगी। तो ये मेरा इदारे का मकसद है। अच्छा, अगर ये इदारा अपने मकसद को अचीव कर ले कि अननेसेसरी इन्वेंट्री ना मंगवाऊं, सही है, जितनी नीड हो उतनी नहीं मंगवाऊं, इससे होगा ये कि एनआरवी लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे, और हमारा एज एन ऑडिटर रिस्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम इस बात पे मतलब कामिल होंगे ना कि हाँ यार उन्होंने कंट्रोल लगाए हुए हैं। पर ये क्यों इतना इदारा कर रहा है, उसके लिए थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। एक XYZ क्लाइंट का नाम नहीं ले सकते ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी। अब मेरा दिमाग थोड़ा अलग डायरेक्शन में चलता है, जब सही भी लग रहा होता है सबको तो मुझे उसमें मसला लग रहा होता है, इशू थोड़ा सही है, तो वो इशू क्या ज़रा सुनते हैं। अच्छा, कंपनी के ना 200-300 सप्लायर्स होते हैं, हो सकते हैं ना अलग अलग तरीके के। तो जो 200-300 सप्लायर्स हैं अलग अलग तरीके के, या चलो हम तुम्हारी आसानी के लिए 10 कर लेते हैं, 10 सप्लायर्स, सही है। मैंने देखा यार, मैंने पहले क्लाइंट से पूछा कि यार तुम्हारे यूजुअली जो तुम अपने क्रेडिटर्स को पैसे देते हो इन्वेंट्री खरीदने की मद में, वो कितने दिनों में देते हो? तो उसने बोला यार हम तो खैर जो पैसे देते हैं वो हम दे देते हैं, कोई 30 दिन का टाइम होता है हमारे पास। मैंने कहा अच्छा यार। फिर मैं फाइनेंशियल्स में गया, मैंने पेएबल डेज निकाले। कौन से डेज निकाले?
पेएबल डेज निकाले। अच्छा पे जैसे रिसीवेबल डेज होते हैं कितने दिनों में पैसा आ जाता है, इन्वेंट्री डेज होते हैं कितने दिनों में इन्वेंट्री बिक जाती है, पेएबल डेज है कितने दिनों में। मैंने कहा हमें भी तो सब आता है ना भाई, हम भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं ना, एनालिसिस भी तो करना है, सिर्फ ये तो नहीं करना। उसकी बात को मैं कोरोबोरेट कर रहा था, प्लॉजिबल रिलेशनशिप, क्या कहते हैं। मैंने जब रेशियो निकाला तो दिन आ गए 18, उसने कितने गए 30। अच्छा एक नॉर्मल बंदा, अच्छा आपने ऐसा करना नहीं है एग्जाम में, ये तो उस वक्त कोई खुराफाती दिमाग चल रहा था मेरा तो चल गया। हर जगह ये नहीं होता ना, डिपेंड नहीं करता है कि आपकी मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है, क्या वो चाह रही है, वो सारी चीज़ें। हुआ ये कि जब मैंने 18 दिन निकाले, मैंने कहा देयर इज समथिंग फिशी, यानी कौन बंदा है जो इतना जल्दी पैसे दे देगा, जब वो टाइम कितने दिनों का दे रहा है, हम कितने दिनों में पे कर रहे हैं। मैंने अपने टीम मेंबर को बोला, मैंने कहा इधर देख किसको पैसे जल्दी दिए जा रहे हैं। बोले सर सबको ही दिए जा रहे होंगे ना। मैंने कहा भाई ये 18 एवरेज होता है, ये 18 दिन क्या है, इसमें बहुत सारे सप्लायर होंगे, उसमें से वो सप्लायर ढूंढ के ला जिसको पैसे जल्दी दिए जा रहे हैं, जिसको पैसे। उसने बोला सही है सर आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं, कुछ होगा खुराफाती इसमें। मैंने कहा जाओ भाई करो खुराफाती। फिर आया वापस 5 मिनट बाद, सर करूँ कैसे। अबे मैंने कहा ये देख के जिस दिन वो इनवॉइस करता है, वो इनवॉइस की डेट उठा और देख उस इनवॉइस की डेट के बाद पेमेंट कितने दिनों में हो रही है। नहीं यही बात समझ, जब उसने इनवॉइस की, उसने इनवॉइस की तो वो एक डेट हो गई जिसको हम कहेंगे ड्यू डेट। क्या कहेंगे, सही है। अब ड्यू डेट तो 30 दिन है ना, इनवॉइस के मिलने के बाद भी कितने दिन, 30 दिन। मैंने कहा तू ये देख के इनवॉइस की डेट क्या है और पेमेंट डेट क्या है, दोनों का डिफरेंस निकाल के ला। सारे सप्लायर्स का करके लाइए, सारे सप्लायर का निकाल के लाया। पहले बताओ कहानी में घुस गए हो ना, इधर उधर नहीं होना। अच्छा प्लीज़ सुनना, प्लीज़ प्लीज़ सुनना, बहुत अहम बात है ये। तो हुआ ये कि भाई उसने सारे के सारे ऐसे वो ना शीट बनाता गया मेरे पास, ये वो बोला भाई उसने सप्लायर 1 वो डिफरेंस बना के लाया। उसने कहा सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, सप्लायर 4, सप्लायर 5, ऐसा है। अच्छा फिर उसने क्या किया, इनवॉइस डेट और क्या लिखा होगा उसने, पेमेंट डेट, इन दोनों को लिखा और डिफरेंस निकाला। अच्छा बाकी तमाम के अंदर जो डेज आ रहे थे, पेमेंट डेज इनवॉइस के आने के बाद, किसी में 45, किसी में 40, किसी में 35, एक चौरंगी थी जिसमें डेज आ रहे थे 18, 15, 10, 8, एक सप्लायर में आ रहे थे। मैंने कहा यार भाई यहाँ तो कुछ गेम है, कुछ समझ नहीं आ रही बात, इस पे क्यों इतने मेहरबान है। फिर मैंने क्लाइंट से पूछा जाके, अच्छा ये क्या है, मुझे क्या मिली, अंडरस्टैंडिंग, क्या मिली, ऑपरेशंस की। अच्छा कुछ इंक्वायरी से, पर इंक्वायरी रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल्स और एनालिसिस, जगह पे तो पहुंच गया हूँ मैं, ये रही। फिर मैं इसको कह रहा हूँ यार एक बात बताओ, कोई ऐसा सप्लायर है तुम्हारा, अच्छा इट बेस्ड अपॉन ये इंक्वायरी कैसे करते हो आप। अगर उसको बोलो कि आप यार किसी को जल्दी दे देते हो तो कभी नहीं खुलेगा सामने। सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ये प्रोसीजर्स में आता है, सही है। अच्छा मैंने उससे पूछा कि भाई ये इतना, मतलब एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई ऐसा कोई वेंडर है जिससे तुम कोई ऐसा माल खरीदते हो जो तुम्हारे प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हो। बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप। मैंने कहा ऐसा हो सकता है ना कि इतना की माल हो और सामने वाला सप्लायर एक्सप्लॉइट करे तुम लोगों को। बात समझ रहे हो, इसको सप्लाई एक्सप्लॉइट करे। मैं सवाल पूछने का तरीका है ताकि वो खुद उगले। तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कौन होगा यार, सब नॉर्मल है हमारे लिए। तो अब मैंने बोला भाई जब तेरे लिए सब नॉर्मल है तो इस पर इतनी मेहरबानी क्यों है। अच्छा पहले उसके मुंह से सुना मैंने ताकि वो टोपी ड्रामे ना करे। हमने बोला बेटा अब तू आ जा, अब तू बता कि फिर इस पर क्यों इतनी मेहरबानी है। अरे अच्छा आकाश भाई वो तो देखिए मैं आपको समझा दूँ। मैंने कहा समझा। अब वो तो समझ गया, उसने तो पहले स्टेटमेंट दे दी है, उससे मुकर तो नहीं सकता। अब एक स्टेटमेंट दे चुका है तो बोला नहीं आकाश भाई मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा भाई समझा ना, क्या हुआ। बोल रहा है देखना पड़ेगा।
मैंने कहा अभी तो तुम समझा रहे थे। बोले मैं आपको देख के बताता हूँ। फंस तो गया, अब उसको बोला इसके हाथ में तो आ गई चीज़ ये, अब तो गया। फिर गया, फिर वापस आया, फिर कहता है यार आकाश भाई पता नहीं क्यों यार इसको जल्दी पैसे जा रहे हैं। मैंने कहा अब तू सही जगह पहुंच गया हूँ मैं, अब तू एक काम कर। मैं वो फाइनेंस मैनेजर था, उसका सप्लायर की उससे कोई सप्लायर का डिपार्टमेंट अलग होता है जिसको हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं? जो खरीद और फरोख्त करता है। अभी हम सीखते हैं आगे। तो ये पूरी कहानी इसलिए सुना ताकि कनेक्ट हो जाओ कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा प्रोक्योरमेंट के मैनेजर से मेरी बात करा, गए प्रोक्योरमेंट के पास, ये रहे भाई प्रोक्योरमेंट मैनेजर हमारे यहाँ बैठे हुए। ये प्रोक्योरमेंट का बंदा, मैंने इससे इंक्वायरी की, मैंने कहा मुझे ये बता, इसको लिखते हैं, ये कौन है भाई? प्रोक्योरमेंट मैनेजर। मैंने कहा बाबू एक बात बताओ जानी कि ये क्या सीन है, ये इसको क्यों इतना जो है तुम लोग इतना फेवर करते हो? मैंने कहा तुम्हारे कंट्रोल्स क्या हैं? पहले मैं सवाल सुनना। मैंने कहा तुम्हारे कंट्रोल्स क्या हैं सप्लायर सेलेक्ट करने के, कि इस ही से माल खरीदना है? मैंने तो उससे क्या पूछा, कंट्रोल्स क्या हैं क्या करने के? सप्लायर सेलेक्ट करने के। उसने बोला आकाश भाई मैं आपकी बात नहीं समझा। मैंने कहा वो पहले वाला भी नहीं समझ रहा था, तुम सब नहीं समझ रहे हो मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, इसकी हालत टाइट। ये बोल रहा है सर देखें सप्लायर सेलेक्ट करने का तो कोई प्रोसेस तो है नहीं, पहली बात। मैंने कहा बस ये आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। मैंने कहा भाई काम करें, S4 को, सप्लायर 4 को आपने जितने माल बेचे ना इसके गुड्स उठाएं और यही माल जो दूसरा सप्लायर बेचता है उसके गुड्स दिखाएं और दोनों की प्राइस कंपैरिजन दिखाएं मुझे, जो खरीदें। अच्छा ये दे रहा था गुड्स 2 लाख रुपए पर यूनिट पे, ये दे रहा था गुड्स पर यूनिट पे। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने क्या बोला? क्या बोला? बोलना है वापस। मैंने क्या बोला? ऐसा क्यों? मतलब नहीं, ऑडिट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सुने, इसने बोला कि सर देखें ये बड़ा एक अच्छा इंग्रेडिएंट्स के साथ मुझे माल बेचता है। मैंने कहा वो एक मिनट रुक, इधर इधर। मैं कहते से क्या पूछा था मैंने? अब एक दूसरे को देख रहे वो। जमशेद नाम था इस बंदे का। बोले जमशेद भाई आपको कहना नहीं चाहिए था ये, ऐसा है नहीं। मैंने कहा पहले पूछ के आया हूँ मैं। मैंने कहा अब बताइए क्या है? मैंने कहा फ्रॉड कर रहे हो, चोरी कर रहे हो? बोला सर चोरी कैसे होगी सर, माल खरीद रहा है। मैंने कहा हमें नहीं सिखा, तू इससे महंगा माल खरीदता है मार्केट से ज़्यादा पे, और भारी भार उसको कहते हैं किकबैक्स, और भारी भार से पैसे ले लेता है इनसे। बेवकूफ़ बना दो, शेड्यूल देगा तुम्हारा बाप का पैसा है, जिम्मेदारी दी है तुम्हें। तो बोल रहा सर जब कोई देख नहीं रहा था तो कर लिया। अपॉर्चुनिटी क्या कहते हैं? और अपॉर्चुनिटी वहाँ होती है जहाँ पे कंट्रोल्स वीक हो। अपॉर्चुनिटी वहाँ होती है जहाँ पे। मैंने कहा किया क्यों? बोला सर वो, मैंने कहा कितने पैसे बनाए आज तक? तो बोला सर, मैंने कहा मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मेरा काम नहीं, मैं फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कर रहा। पर मैंने कहा कितने पैसे बनाए आज तक तुमने ये? तो कह रहा है कि सर अब तक तो मेरे ख्याल से मतलब 25-30 लाख रुपए। मैंने कहा यार हराम के पैसे हैं ये तुम्हारे यार, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सोच दिमाग चलता नहीं चलता। फिर मैंने फाइनेंस वाले को बोला, मैंने कहा तू भी मिला हुआ है? बोला सर कसम से मेरे को नहीं पता। मैंने कहा किसी को नहीं बताऊँगा। बोला हाँ सर 1-2 लाख रुपये। मैंने कहा इधर। मैंने किसको रिपोर्ट किया होगा? 2 गवर्नेंस को। फिर क्या हुआ होगा? निकाल दिया। था ही नहीं इंटरनल ऑडिट, कंट्रोल ही नहीं था। तो भाई बात समझ आई? कहने का मसला ये है, समझाने का मसला। अच्छा मेरा दिमाग ऐसे चला कि देखो अब एक क्या ही बंदा सोचेगा कि यार डेज से चीज़ निकली और कहाँ पे जाके लैंड की। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? डेज से नहीं, डेज से नहीं। हमने बोला कि भाई जब हमने एक पेबल डेज निकाले तो कम आ रहे थे,
ऐसा ही है। तो हमने कहा कम कि पहले तो हमने सवाल उससे पूछा था कि क्रेडिटर को कितना टाइम देते हो पे करने में, यानी जब आप माल खरीदते हो तो आपको कितना टाइम मिलता है उसको सेटल करने में, वो चीज़ और जो फाइनेंशियल्स की एनालिसिस बता रहे थे वो आपस में मैच। अच्छा, हो सकता है कि ये मैं सारी चीज़ें करता और मुझे कुछ हासिल ना होता, बट हिस्ट्री मेरी ऐसी रही है कि जहाँ मसला लगता है वह निकल जाता है। पर दिस इज ऑल अबाउट रिस्क असेसमेंट। मुझे देखो, एक बच्चा या एक फर्म में बैठा हुआ बंदा अगर नॉर्मल ऑडिट करे तो वो तो नहीं पकड़ सकता ही है, पर अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग किसकी, सप्लायर के टर्म्स क्या हैं, आपके फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं और कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें मिल मिला के मुझे उस जगह पे पहुंचा दिया। दैट्स वे वी वर्क ऑन। अच्छा, अब इससे पता हुआ क्या, आपकी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है। अच्छा, ऐसे नहीं कि आप उसको राइट डाउन कर दोगे, अब कॉस्ट महंगी हो गई, पर क्या एक चीज़ 2 लाख की 3,50,000 पे आ रही है, हाँ या नहीं, तो अब एनआरवी का लॉस का रिस्क हो गया ना, नहीं आई बात समझ भाई। एक 2 लाख रुपए की चीज़ आपने इन्वेंट्री कितने की रिकॉर्ड की, 3.5 की, क्योंकि आपको पड़ी हुई कितने की। तो अब मसला ये है ना कि जो आप फिर वो याद करो एनालिसिस में मार्जिन निकालते थे, फिर मार्जिन कम होते हुए देख रहे थे, तो मार्जिन कम होने का ये भी तो रिस्क होता है ना, एनआरवी लॉस, तो वो ये रहा। अच्छा, वैसा नहीं है कि कहानी हर जगह लिख दो, ये सिर्फ तुम्हें एक माहौल क्रिएट करने के लिए कि ये समझा पाऊँ कि इन्वेंट्री के कंट्रोल्स लाजिम क्यों हैं। मैं आता मैं बोलते चलो भाई आओ एक काम करते हैं, ये होगा ये होगा, अबे क्यों होगा पहले उसकी वजह बता दी कि ये भी हो सकता है, पहले बताओ अलाइन है, पक्की बात है। तो यानी सर अगर हम ये कहते हैं जी फ्रॉड कैसे हुआ, ओहो, इसने जब माल खरीदा तो उसने एंट्री बनाई इन्वेंट्री डेबिट ट्रेड पेबल क्रेडिट 3,50,000 से, और सामने वाले को कहा कि तेरे को भी पता है कि माल कितने का है, 2 लाख रुपए का, तो एक काम करेंगे जो ऊपर 1,50,000 है उसमें से 75 तेरे 75 मेरे, तो कितने का फ्रॉड हो गया कंपनी में, 1,50 का। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, लिखना है तुम लोगों को, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर द गुड्स नॉट एक्चुअली एक्वायर्ड, यानी इदारे को मजबूर करो वो पैसे पे करने के लिए जो कि हमने खरीदे ही नहीं है। भाई 1,50,000 की तो मैंने बाइंग ही नहीं की ना, तो मैं क्यों पे करवा रहा हूँ कंपनी से। यानी इसको हम कहते हैं कि कंपनी ने ऐसा फ्रॉड हुआ कि कंपनी से पैसे बाहर निकल गए, पर जेन्युइन तरीके से बाहर निकले या फ्रॉडुलेंटली, ऐसे हुआ फ्रॉड। क्लियर है? इसमें हुआ क्या है, कंपनी के कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर द गुड्स नॉट एक्चुअली एक्वायर्ड। तो 1,50,000 के गुड्स तो एडिशनली लिए ही नहीं है ना मैंने, वो तो महंगे जानबूझ के हैं, इसको हम कहते हैं किकबैक्स। आपने अपने मफाद के लिए ज्यादा पैसे निकलवा दिए। हाँ यही तो हो रहा था, वो क्यों जल्दी ली, मैंने बोला इतना अच्छा कौन है जल्दी पे कर रहा है, तो यही लोग होंगे जो जल्दी जल्दी उसकी पेमेंट करा रहे होंगे ताकि उसके हाथ में पैसे जल्दी आ जाएं। अच्छा, अगर ये फ्रॉड तमीज़ से किया गया होता, एक अच्छा इंसान करता है, समझदार बंदा मेरे जैसा, तो मैं बोलता नॉर्मल चलने दो, 30 दिन क्या 50 दिन में पे करो, शक ही ना जाए, 20 दिन वेट करना है ना मुफ्त के पैसों के लिए। अब तुम लोग बोलो अच्छा मैं वेयर हाउस में काम करूँगा और ये हरकतें करूँगा, तो उस पर मैं आके कंट्रोल लगवा दूंगा कि सप्लायर की लिस्ट आप नहीं डिसाइड करेंगे, किसको ऑर्डर करना है आप नहीं डिसाइड करेंगे। तो अभी सीखते हैं इसका कंट्रोल का फेलियर क्या था। पता है जब मैंने उससे क्या पूछा कि सप्लायर कौन डिसाइड करता है, कोई भी, बात समझ आती है। असल प्रोसेस क्या होता है सर, वो एक्सप्लॉइट करेगा नहीं कि जल्दी पे करो, कौन एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, हमजा भाई, सामने वाले को तो 75,000 रुपये का फायदा है, वो बोलेगा 10 दिन बाद दे दियो यार, एक तो चोरी कर रहा है ऊपर से जल्दी भी चाहिए, तो फ्रॉड ऐसे नहीं होते ना भाई। तो फ्रॉड तो ऐसा होता है कि बिल्कुल मतलब डेलिब्रेट, तैयार, पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पर जब चोरी करेगा तो कोई ना कोई तो जो भी सबूत है वो छोड़ के जाएगा, वो ये रहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसे भी ऑडिट्स किए हों जिसमें मैं भी नहीं पकड़ पाया हूँ फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड तो होता ही इस तरीके से कि वो डिटेक्ट,
तो भाई वो तरीका ये होता है ना, पर ये तो तरीका ये था कि मैंने कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग में पहुंच गया। तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैक्सिमम करते हैं, तभी तो हम कौन सी एश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल। सादा खुशबू नहीं था बेटा, नॉर्मली तो पिछले 3 सालों से इसका AFF ऑडिट कर रहा था, हमारा पहला साल था, हम तो बहुत जगह नहीं आए थे। देखा फिर तूने होता हुआ तीर रोक लिया ना, लोग होते हुए तीर को रोकते हैं तो खुद ऊपर हो जाता है, बोलता आओ रुक जा इधर। अच्छा भाई खैर, भाई मजाक कर रहा हूँ यार उससे मैं। सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और चेक में तो ये पॉसिबल नहीं है ना? पॉसिबल है। अच्छा रिदा कह रही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये आप रिदा मेकअप का सामान नहीं मंगवा रहे हो? रिदा कह रही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और चेक में ये तो पॉसिबल नहीं है ना? रिदा ये थोड़ी ना कि आपने ब्यूटी का प्रोडक्ट मंगवाया, आपने अपने ईजी पैसा से पेमेंट कर दी। अबे ये वो तो नहीं है, ये तो पूरी कंपनी चल रही है, कंपनी पूरे गुड्स मंगवा रही है, रॉ मटेरियल मंगवा रही है, ये तो वो है। चलो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होती तो पैसे तो 350 ही जाते ना। तो ये मामला शुरू कहाँ से होते हैं कि कितने पे आपने एग्री किया कि आप माल खरीदेंगे। और हमारा रिस्क तो और इसलिए इंक्रीज हुआ ना मेरे बच्चे, जब मैंने उससे पूछा कि मुझे ये बता दे भाई कि ऑल टुगेदर तुम्हारा प्रोसेस क्या है सप्लायर को सेलेक्ट करने का। क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, यहाँ तक अलाइन है जल्दी से, तो आगे चलें सारे बच्चों जल्दी से। हमजा भाई और यहाँ पे रफ़िया, रिदा, मुहिब, संजना, जल्दी सारे बच्चे। ओके सर, इसमें कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या थी? भाई कंट्रोल डेफिशिएंसी ये थी इसके अंदर कि आप जो माल मंगवा रहे हो उसका मंगवाने का इख्तियार आपने एक ही बंदे को दिया हुआ है, यानी ऑर्डर भी एक बंदा कर रहा है और डिसाइड भी एक बंदा कर रहा है कि माल किससे मंगवाना है। अभी इसको पूरे प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं, पर पहले बताओ स्टोरी भेजे में बैठ गई है कि इन्वेंट्री में भी फ्रॉड हो सकता है, उससे इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी। चलो अब इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इदारा बनाता है कंट्रोल्स। क्या बनाता है? कंट्रोल्स। अच्छा अब हमने कहा कि यार हमारा तो मकसद ये था कि पहले तो हम अननेसेसरी इन्वेंट्री ना मंगवाएं, जितनी चाहिए उतनी हो। तो उसके लिए क्या हम एक रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं? रीऑर्डर लेवल का मतलब ये है कि मुझे पता है हिस्टोरिकली मुझे इतना माल चाहिए होता है एक दिन को पूरा करने के लिए, और इतना टाइम लगता है मेरा माल आने में। लेट से अगर मेरे पास 30,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं तो वो 3 दिन चल सकते हैं मेरी हिस्ट्री के हिसाब से, तो मुझे 3 दिन चाहिए अपना माल मंगवाने के लिए। तो जैसे ही मेरा स्टॉक 30,000 रुपये आ जाए, क्या मैं नया माल ऑर्डर कर लूँ सेफ्टी स्टॉक के तौर पे? अच्छा मैं अगर 30,000 रुपये आने से पहले ही माल ऑर्डर कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग कॉस्ट तो बढ़ जाएगी भाई, NRV लॉस के खर्चे होंगे ना, कि आप अननेसेसरी इन्वेंट्री होल्ड करोगे, आपके इन्वेंट्री डेज इंक्रीज हो जाएंगे, और अल्टीमेटली उसमें किसका रिस्क होगा? NRV का। अलाइंड है? पक्की बात है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ जानी, जल्दी से, ये बेसिक बात। अच्छा हमने कहा हम इससे ऊपर की बात करते हैं। आप मुझे बताओ, ये चीज आपने पढ़ी है, परचेस फ्रॉम, ये आया था? कहाँ आया था ये? सेल्स में, जब वो हमसे माल खरीदना चाह रहा था उसकी तरफ से क्या था ये? उसने कहा क्वांटिटी मुझे चाहिए 50,000 यूनिट्स। अच्छा अब कनेक्शन देखना कैसा बनता है। यहां पे जो सेल्स वाला बंदा है, सेल्स पर्सनल, ये कॉल करेगा वेयर हाउस। अच्छा या तो सिस्टम में चेक करेगा, सिस्टम में अपडेटेड चल रहा होता है ना कि इतना माल आया, इतना माल गया, इतना बचा हुआ है। तो अगर इतना ऑटोमेटेड नहीं है तो ये कॉल करेगा वेयर हाउस, या सिस्टम में चेक करेगा कि कितना माल इस यूनिट्स का अवेलेबल है। परचेज का प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता
जब तक माल शॉर्ट ना हो जाए। एग्जाम्पल, कितने यूनिट्स की डिमांड है? 50,000। अवेलेबल कितने हैं? हम कहते हैं सर 30,000। रिक्वायर्ड कितने हैं? 20,000। हमारा मकसद क्या था कि हम अननेसेसरी माल ना मंगवाएं, हम अननेसेसरी माल ना मंगवाएं। अच्छा मुझे तुम बताओ, क्या प्रोक्योरमेंट वाला जो माल मंगवाएगा उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि जब भी चाहे कुछ भी मंगवा ले, या जब उसके पास रिक्वेस्ट आए? ये बात हम ये कह रहे हैं, प्रोक्योरमेंट वाले को ये कहा गया कि भाईजान तुम्हें अपनी होशियारी नहीं करनी है जब तक तुम्हारे पास क्या आ जाए? रिक्वेस्ट आ जाए, जिसको हम कहते हैं परचेस रिक्विजिशन। अच्छा, परचेज रिक्विजिशन का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर परचेज। परचेज रिक्विजिशन का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट फॉर परचेज। अच्छा, माल अब चाहिए किसको? सेल्स डिपार्टमेंट को। अपने लिए चाहिए, बेचने के लिए चाहिए? बेचने के लिए चाहिए। अच्छा, तो वो रेस करेगा कि भाई इतना माल चाहिए। अच्छा, अगर सेल्स वाला बंदा नहीं करेगा तो वेयरहाउस वाला बंदा करेगा। क्यों? क्योंकि माल किसने डिलीवर करना है? वेयरहाउस वाला बंदा कॉल करेगा या परचेज रिक्विजिशन बनाएगा। ये लो जी, ये होगी परचेज रिक्विजिशन पीआर, और ये भी होगी प्री नंबर्ड 1023, क्योंकि रिक्विजिशन एक दिन में एक होती हैं, हज़ारों हो सकती हैं, हज़ारों हो सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्वांटिटी, सही है, टाइप, अमाउंट इसको नहीं पता। क्यों? वेयरहाउस वाले का काम ही नहीं है कितने पे खरीदना है, उसको तो माल चाहिए बस। और कितना चाहिए? 20,000। 50 क्यों नहीं चाहिए? 30 तो ऑलरेडी बराबर। अननेसेसरी इन्वेंट्री नहीं आएगी। यानी इसका मतलब ये है कि हमने कंट्रोल ऐसा लगाया कि खरीदना शुरू ही तब होगा जब रिक्वेस्ट आए, और रिक्वेस्ट भी खुद करेगा या किसी और डिपार्टमेंट के बेस पे? वो सेल्स डिपार्टमेंट। पहले तो यहाँ तक अलाइंड हो। अच्छा, अब सुनना, रिक्वेस्ट आई कि भाई क्वांटिटी कितनी है जल्दी बताओ, और उसने भाई कोकोमो चाहिए, मंगवाने बेचने डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हो गया भाई। अच्छा, अब 30,000 रुपये की परचेज रिक्विजिशन बनी, और ये परचेज रिक्विजिशन उड़ के जाएगी कौन से डिपार्टमेंट के पास? अच्छा, परचेज डिपार्टमेंट का मतलब है ये डिपार्टमेंट है जो सोली रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? परचेजेस के लिए। अच्छा मुझे बताओ, परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसका दिल हुआ मैं इन्वेंट्री मंगवा लेता हूँ, क्या वो मंगवा सकता है? बैक एंड पे क्या होना चाहिए? रिक्विजिशन। बैक एंड पे क्या होनी चाहिए? अगर रिक्विजिशन नहीं है ये आगे काम नहीं करेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अच्छा, तुम तसव्वुर करो, जो मैंने फ्रॉड की एग्जांपल दी थी, मैं इस ही को सब इख्तियार दे दूं, रिक्विजिशन भी तू बना, परचेज ऑर्डर भी तू बना, सप्लायर भी तू सेलेक्ट कर, तो क्या अब फ्रॉड के चांसेस हैं? क्योंकि आपने सारे इख्तियार एक ही बंदे को दे दिए हैं। क्लियर है? ओके। अब जब परचेज रिक्विजिशन गई इसके पास, किसके पास? तो परचेज डिपार्टमेंट का बंदा करेगा ये कि इसके पास होगी एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर। अच्छा, परचेज डिपार्टमेंट वाला बंदा कहे कि मैं अपना सप्लायर लेके आ रहा हूं, ला सकता है? क्यों? देखो, अगर अपना सप्लायर ले आएगा तो फिर वही वाली कहानी हो जाएगी, किकबैक्स, फ्रॉड। ये अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर इसके पास चेंज करने का इख्तियार नहीं होगा। तो सर ये जो अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर ये कौन डिसाइड करेगा? हो सकता है दोस्त चाहे विद गवर्नेंस, वो डिसाइड करेंगे माल किससे खरीदना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें आ गया लेट से S1, S2, S3, S4 और S5, ये सप्लायर्स हैं। इनको मैं कहूँगा कि भाईजान आप प्लीज़ मुझे
कोटेशंस दें। आप क्या दें मुझे? अच्छा, कोटेशंस दे के, कोटेशंस हम लेंगे जब इन सप्लायर से, तो ये सप्लायर हमें बताएंगे कि ये क्या प्राइस देंगे मुझे और क्या क्वालिटी होगी। ये क्या प्राइस देंगे मुझे और ये क्या क्वालिटी होगी। अच्छा, पर एक मजे की बात यह है कि जब मैं कोटेशंस रेस करूंगा तो क्या मैंने ऑर्डर दे दिया है या डिसाइड ही नहीं किया? और ये कोटेशन रेस किसने की है? परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर ने। परचेज डिपार्टमेंट में परचेज, ये रहा भाई, ये रहा बंदा, परचेज मैनेजर, इस भाई ने रेज की है कोटेशंस। अच्छा, कोटेशंस के जब रिप्लाई आएंगे तो कितनी कोटेशंस आई होंगी मेरे पास? 5। मुझे कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए? सबसे कम प्राइस, सबसे अच्छी क्वालिटी। मुझे बताओ कि अगर मैं देख रहा हूं कि भाई इन सब ने मुझे अगर कोटेशंस दी है, इन सब ने, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से आई हैव टू सेलेक्ट बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट प्राइस का मतलब है लोवेस्ट प्राइस। अच्छा, अगर ये बात मेरे पास ही रहे, मेरे हाथों में रहे, तो मैं फिर भी फ्रॉड करूंगा। इसकी अप्रूवल यानी कोटेशन की अप्रूवल, फिर रिपीट कर रहा हूं, किसकी अप्रूवल? कोटेशन की अप्रूवल हेड ऑफ परचेज करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? उसी से क्यों नहीं करा रहे जिसने रिक्वेजिशन रेज की है? इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे ना, इसके पास सिर्फ उसको देने का इख्तियार है कोटेशन, अप्रूव कौन करेगा? अच्छा, फिर इदारे जो है ना कंपनी के अंदर विसिल ब्लोइंग मैकेनिज्म भी बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये लेके गया और उसने देखा यार ये बॉस ने क्यों सबसे महंगा वाला सेलेक्ट किया है, तो जब सेग्रीगेशन और ड्यूटी होती है तो पकड़ा जाता है ना चीज़, बोलेगा भाई क्यों कर रहे हैं सर ये, उसने बोला चुपचाप, तेरे को कह रहा हूँ चुपचाप काम कर, तो हो जाता है ना ये। तो ये क्या करेगा? विसिल ब्लो करेगा। जैसे तुम लोग एनोनिमस बन के आते हो CH4 पे कुछ भी लिख देते हो, है ना, बाप का राज है हमारा CH4, हाँ यही होता है ना एनोनिमस। अबे साले फट्टू है तो ऐसे आके लिखो सीधा सीधा एनोनिमस, देखा है ना। अच्छा, आजकल तो बच्चे माशाल्लाह, मतलब अल्लाह का करम है, मेरी कोई औकात नहीं इसमें, मतलब कोई हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ऑडिट के, अकाउंटिंग के, पर तारीफ भी करते हैं एनोनिमस बन के। कुछ होते हैं सीधा सीधा करके चले जाते हैं। अच्छा, एनोनिमस बन के, अच्छा फिर क्योंकि हमें तो बैक एंड पे पता होता है कि कौन है बच्चा, तो फिर समझ आ जाता है कि क्या चल रहा है। अबे भाई दिल खोल के यार, क्या हो गया, कम ऑन, डर किस बात का है? फीडबैक दो तो सामने दो, बुराई करो तो भी सामने, क्या मसला है? राइट तुम्हारा। अच्छा, इतना डर भी लगता है तो फिर आके लिखना भी है। मैं वैसे अपने लिए नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, जनरली मैं देखता हूँ किसी टीचर की आके बजा रहे हैं, लिख रहे हैं, एनोनिमस आ रहे हैं सारे। अब भाई इफ़ यू आर सो मच गट्स टू फेस द टीचर, तो लिखो आके, ये क्या बात हुई, जमहूरियत है ना, डेमोक्रेसी, बोलो कुछ भी आके एनोनिमस। तो खैर समझाने का मकसद ये था कि जब वहाँ पे तुम सोचते हो कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, तो एनोनिमस बन के जो ये बंदा भी लिखेगा इसकी आईडी रिवील नहीं होगी, वो बंदे पे इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अच्छा, पहले बताओ कंट्रोल समझ आ रहा है कि हम अननेसेसरी ऑर्डर ना करें और उस प्राइस पे ऑर्डर ना करें जो ज़्यादा हो और क्वालिटी भी बिल्कुल बेहतरीन हो। पहले बताओ यहाँ तक अलाइन है, पक्की बात है। अच्छा, अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर दूं, तो अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मैंने ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया, नहीं ये नहीं, अभी सुने, ऑटोमेटिक सिस्टम जब बनाया तो अब जब परचेज रिक्विजिशन रेज होगी तो ये भी विद इन सिस्टम होगी। सुनना बड़े बच्चों, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि मैं आईटी का आपको चेक किया है मैंने, 90% चैप्टर यहीं करवा दूंगा। सुनना
ये परचेज रिक्विजिशन विद इन सिस्टम होगी। लेट्स से वेयर हाउस वाले बंदे के पास, प्लीज सुनना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेयर हाउस वाले बंदे के पास ही सिर्फ राइट होगा जिसको हम कहते हैं लिमिटेड एक्सेस राइट्स। सिर्फ वेयर हाउस वाले बंदे के पास राइट होगा कि वो परचेज रिक्विजिशन रेज कर सके। किसके पास राइट होगा? अच्छा, हमने कहा कि भाई वेयर हाउस के पास राइट है, हमने कह दिया सही है, वेयर हाउस मैनेजर। अच्छा, कोई और इस सिस्टम को एक्सेस करना चाहेगा क्या? उसको कुछ दिखेगा? नहीं, ब्लैंक। जैसे पोर्टल पे आपको जिसका एक्सेस मिला हुआ उसका मिला हुआ है, इसको भी तुम क्या कहते हैं? लिमिटेड एक्सेस राइट्स। कहते तो हो भाई एक्सेस नहीं मिला, एक्सेस नहीं मिला, वो यही तो है। इसके पास एक्सेस है तो बस इसके पास है। अच्छा, ये जब अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम खोलेगा, कौन सा सिस्टम? उसमें परचेज रिक्विजिशन का एक उसके बाद टैब होगा, उस पर क्लिक करेगा, उसको बोलेगा भाई बताओ कितनी क्वांटिटी चाहिए, बताओ। अच्छा, जैसे ही ये क्वांटिटी एंटर करने की कोशिश करेगा, उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये बताओ डिमांड कितने की आई है। क्या सुनो तो सही, अभी बात कंप्लीट होगी तो ना बताएंगे ना आपको। इससे पूछेगा डिमांड कितने की आई है। अच्छा, डिमांड इसने रेस की है सेल्स वाले ने। अगर यहां पे मैंने डिमांड उससे ज्यादा डाली जो सेल्स वाले ने एंटर की है, परचेज रिक्विजिशन का बाप भी रेज नहीं कर सकता। कंट्रोल ऑटोमेटिक। अब पता लगा क्यों पूछेगा इससे? पहले सुनना है, क्योंकि सेल्स वाले बंदे के पास भी सिस्टम का एक्सेस है, बट उसमें सिर्फ वो डिमांड पुट कर सकता है, इसमें सिर्फ वो। अच्छा, लेट्स से अज्यूम कर रहा हूं डिमांड उसने बोली, अज्यूम कर रहा हूं, हाँ, डिमांड उसने बोली इसके अंदर 15,000, ऐसा है? डिमांड उसने क्या बोली? अच्छा, और ये यहां पे क्वांटिटी एंटर करेगा 15,000, तो वो एरर दे देगा। बताऊं क्यों? क्योंकि 30,000 की तो इन्वेंट्री पड़ी हुई है। नहीं, ये बात समझ, इसको हम कहते हैं लिमिट चेक कंट्रोल। आपके सामने शुरुआत कहां से की थी मैंने? अवेलेबल है ना, डिमांड कितनी है? लॉजिकल बात है। ऐसे सिस्टम बने होते हैं कंपनीज में कि भाई आपकी डिमांड अगर 50,000 है और मैंने 50 की डिमांड डाली, सही है, तो मुझे यहां पे 20 लिखना चाहिए ना। इसको हम कहते हैं लिमिट चेक कंट्रोल। अच्छा, यहां पे कह रहे हैं सर ऐसे तो लेट हो जाएंगे ऑर्डर, शुड वी नॉट आइडियली मेंटेन अ बफर? बफर है तो सही, तो ये ऑटोमेट क्यों है? ताकि एक क्लिक करे यहाँ है, दूसरा क्लिक करे यहाँ है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। डिले तो तब होता है जब ह्यूमन इंटरवेंशन, उसने ठक करके वहां पे ऑर्डर डाला, उसने बोला यहाँ पे है नहीं, डिमांड आ गई, जैसे ही रेज हुई परचेज रिक्विजिशन ऑर्डर, ये तो चल रहा है। बात समझ आई? तो खैर एनीवेज, आपको ये बात समझ आ रही है कि भाई पहले वो डिमांड पूछेगा, फिर क्वांटिटी एंटर करेगा, एरर आ गया। एरर क्यों आ गया जल्दी बताओ? इन्वेंट्री भरी हुई है ना, बोलेगा तेरे को मंगवाने की कोई नीड, अननेसेसरी इन्वेंट्री आ नहीं सकती। और अच्छा, रिक्विजिशन ही नहीं बनेगी, तुम मुझे बताओगे, जब रिक्विजिशन नहीं बनेगी तो परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगी भी नहीं। जब परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगी नहीं तो वो कोटेशन भी रेज नहीं कर पाएगा। रुक गया सारा मामला। अननेसेसरी इन्वेंट्री आ ही नहीं सकती। अवॉइड होल्डिंग कॉस्ट, अवॉइड अननेसेसरी एनआरवी लॉसेस। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बताओ, यहाँ तक बात समझ आ रही है? जल्दी से मेरी जान, जल्दी से सारे बच्चे फोकस के साथ, जल्दी से सारे बच्चे, मतलब सारे के जुम्मे के दिन के इंतकाल में मर जाते हो गए, क्या हुआ भाई? ये सुन पट्टी बैठे में सारे। चलें जी, ओके, आगे। मैंने कहा चलो जी, नहीं, उस प्रोडक्ट का नहीं हो रहा ना। देखो 30,000 पड़ा हुआ था ना मेरे पास, तो मैंने कहा अब जब उसको ऑर्डर फुलफिल करूंगा तो मुझे 20,000 और चाहिए। अगर सेफ्टी रखना हो तो मैं वापस से 50 ऑर्डर कर लूंगा, पर सब्जेक्ट 30 के ऊपर। क्लियर है? ओके जी, आगे। अब मैंने कहा चलो अब अज्यूम करो कि ये बात बिल्कुल सही हो गई। अब हम अज्यूम करते हैं कि यार उसने क्वांटिटी एंटर की, कितनी चाहिए थी उसको? 20,000, और डिमांड कितनी थी? 50,000। तो 20,000 मंगवा सकता हूं।
अच्छा अब सिस्टम क्या मुझे परचेज रिक्विजिशन बनाने देगा? वो जनरेट हो गई। अच्छा जैसे ही परचेज रिक्विजिशन बनी, क्या परचेज रिक्विजिशन प्री नंबर्ड है? ये जाके इस वाले सिस्टम में फिक्स हो जाएगी। कौन से वाले? परचेज डिपार्टमेंट के। अच्छा अब इस वाले भाई को कहा जाएगा बेटा तेरे को कोटेशन रेज करनी है, हम बोलेंगे जी बेटा हाँ करनी है, बोलेगा यहां पे डालो पीआर नंबर। इसने डाला यहां पे 1024, पता नहीं एरर आ रहा है, क्यों नहीं, क्यों आ रहा है? मैच नहीं कर रहा सर, इसका एक कंट्रोल का नाम था, एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल, भूल रहे हो? एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल, ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करेगा, सिस्टम चेक कर रहा है। अगर पीछे परचेज रिक्विजिशन होगी तो ही बात आगे बढ़ेगी। क्लियर है? अच्छा ऊपर क्या था? सेल्स की डिमांड होगी तो पीआर बनेगी, यहां पे कोटेशन कब रेज होगी? अच्छा जैसे ही मैंने यहां पे सुनना, जैसे ही मैंने यहां पे परचेज रिक्विजिशन, अच्छा अगर मैं ये डालूं 1023 आ जाएगा, क्वांटिटी भी आ जाएगी। अच्छा मैं क्वांटिटी चेंज करना चाह रहा हूं, नहीं हो रही, क्योंकि जिसको माल चाहिए उसके बाद राइट होगा कितनी क्वांटिटी है। इसको बोलेंगे चुपचाप जो तेरे को कहा जा रहा है वो कर। ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि ज़्यादा माल ना मंगवा ले। ये नहीं समझ आई कैसी पाबंदियां लगी हुई हैं? अच्छा इन्वेंट्री आ गई, रिकॉर्ड हो गई, या अभी बातें चल रही हैं? अभी तो सिर्फ कंट्रोल चल रहे हैं भाई। क्वांटिटी सही हो तब हो जब चाहिए हो, एक्सेसिव ना हो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सर अननेसेसरी नहीं आएंगी, लेकिन ऑर्डर भी फुलफिल कैसे करेंगे जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिमांड ना हो? तो वो शिफ्ट नहीं हो जाएगा। अबे चलसी तो उसके लिए तो मंगवा रहा हूँ, ये थोड़ी ना तेरी दुकान पे खराब है अभी भी चाहिए, तो ये क्या तू मेडिकल स्टोर का ऑडिट कर रहा है क्या? बोले से कस्टमर दूसरी दुकान पे चला जाएगा। अबे कंपनी है, टाइम लगता है ना। ये तो बोल रहा है मैं दुकान पे आया, मेरे को दवाई तो लेके जाऊंगा। अब दवाई की एग्जाम्पल इसलिए बीमार चल रहा हूँ, इसलिए ये पता लग रहा है कल हमें भी नहीं मिली, हम दूसरे स्टोर पे चले गए, शिफ्ट तो होगा ना कस्टमर। अब ये दवाई है, ये मतलब कोई कंपनी है, कंपनी है, माल होगा पूरा। अब अज्यूम करो कि भाई ये लैपटॉप बनाती है, तो लैपटॉप अवेलेबल नहीं होगा तो टाइम लगेगा ना, बोलेंगे मंगवा के देंगे तुझे, इट टेक्स टाइम, लीड टाइम होता है ऑर्डर के बाद, तो यही तो है। अच्छा भाई लेकिन सर सेफ्टी स्टॉक भी तो रखना होता है ना। मैं तो आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप सेफ्टी स्टॉक रख के एक कस्टमर को फारिग कर दे जा, अब माल मंगवाना है, उस माल मंगवाने के लिए यही प्रोसेस है, यही सीख रहे हैं। कस्टमर की चिंता है, पंचायत कस्टमर की है, उसको दुख नहीं होना चाहिए। मेरे दरवाजे पे आया भिखारी तो कुछ लेके जाए, अबे तुम्हें क्यों सिंपैथी है कस्टमर से? कंट्रोल लगाओ अपने। नहीं वो तो बिल्कुल लेके जाएगा, पर अगर मेरे पास अवेलेबल हुए ना 30 अवेलेबल लेके जाएगा। वो कह रहा है मुझे पूरे 50 चाहिए, तो मैं उसको बोलूँगा भाई 2 दिन बाद आइयो, जब तक मैं ऑर्डर कर लूँ। क्लियर है? ये बात है ना भाई। अगर हम ईवाई के लिए अपनी कोई 100, 200, 300, 400 लैपटॉप्स मंगवाते हैं, उसके पास होता है तो वो दे देता है। अच्छा एक दिमाग लगाओ छोटा सा, मतलब बिल्कुल छोटा सा दिमाग अपना। एक चीज़ अगर मेरी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है तो आगे ये प्रोसेस जाएगा, भेज देंगे ना, तो ये प्रोसेस का वजूद यहाँ खत्म हो जाएगा, सेल साइकिल शुरू हो जाएगी। अबे मैं तो ये सिखा रहा हूं कि ये प्रोसेस का वजूद है कब? फिर बोल रहा कस्टमर भाग जाएगा। अबे तो मरा क्यों तुम्हारे पास वो आगे? क्लियर है? बात समझ आ रही है भाई? कितनी सिंपैथी है तुम लोगों को कस्टमर से। हाँ जी जल्दी बताओ, सुल्तान, महमद खान, रिदा, संजरा, जल्दी सारे बच्चे। क्लियर है भाई? सिर्फ लॉजिकल बात करते हैं ना। ये वाला प्रोसेस तुम खुद सोच के बताओ शुरू कब होगा? जब माल ना हो। अबे माल है तो फिर यहां तक तो आएंगे ही नहीं ना, सेल की सेल में हो जाएगी, इन्वेंट्री से सेल। ये कब आ रहा है? जब माल ना, जो परचेज करना, तो जब भी परचेज करना हो तो कंट्रोल्स ये वाले होंगे। और उसकी लॉजिक भी दे दी कि कंट्रोल ये क्यों है, अननेसेसरी ना मंगवाऊं, महंगा ना मंगवाऊं, अच्छी क्वालिटी का मंगवाऊं, फ्रॉड ना हो, अननेसेसरी चीज़ें बाहर ना जाएं, सारी चीज़ें। क्लियर है भाई? चलो आगे। अब
मैंने कहा जैसे ही मैंने ये ऑटोमेटिक 1023 डाला क्वांटिटी आ गई, आपने कहा सर आप क्वांटिटी चेंज नहीं कर पा रहे, रीजन लिमिटेड एक्सेस राइट्स। अच्छा मैं सप्लायर चेंज करना चाह रहा हूं, अप्रूव लिस्ट है, चेंज। अच्छा अगर कोई सप्लायर को ऐड करना हुआ तो उसके सारे अप्रूवल्स होंगे, उसके बैकग्राउंड चेक होंगे। अच्छा बैकग्राउंड चेक में भी वैसे तुम लोगों को बता रहा हूँ, लिख लेना अपने पास, जब कोई सप्लायर ऐड होना होता है ना, जब कोई सप्लायर ऐड होना होता है, प्लीज लिखना अपने पास, और जो बुक यूज कर रहे हैं वो बुक में लिखें। जब सप्लायर ऐड हो रहे होंगे तो सप्लायर के ऐड होने के बहुत सारे जो हैं प्रोसेस होते हैं। वन ऑफ देम इज आप इंडिपेंडेंस चेक करते हो। आप क्या चेक करते हो? अच्छा इंडिपेंडेंस चेक कैसे होता है? जब सप्लायर को ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं ना, तो सप्लायर को हम कहते हैं कि आप इस एग्रीमेंट पे साइन करें कि आपका कोई रिलेटिव इस कंपनी के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। नहीं ये बात समझ, देखो रिलेटिव के साथ मिलके फ्रॉड करना ज़्यादा आसान है। आपकी कोई फैमिलियरिटी नहीं है, ये एग्रीमेंट पे साइन करो, फिर उसके बैकग्राउंड चेक चलते हैं कि वो करप्ट तो नहीं है, क्वालिटी कैसी देता है, वो सारी करा के अप्रूवल्स के बाद एक सिस्टम में एंटर होता है। तो मुझे बताओ कोई भी सप्लायर ऐसे ही आ जाएगा, मेरी विश पे आएगा, या पूरी स्क्रूटनी के बाद आएगा? और फिर भी ये श्योरिटी नहीं है कि उसी चर्सी को ऑर्डर मिलेगा। क्यों? जैसे कोटेशन देगा वैसे मिलेगा। कोटेशन को टेंडर भी सबमिट करा सकता है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा आप सुने कोटेशन, अब अच्छा अब यही सारी चीजें मैनुअल पहले बताइए, अब कैसे बता दी? ऑटोमेटेड। अब जैसे ही हमने ये कोटेशन रेज की तो कोटेशन के जवाबात आए। अच्छा अब जवाबात भी ऐसा हो सकता है कि पहले तो एक बंदा डिसाइड कर रहा था कि भाई कौन सी क्वांटिटी कौन सी प्राइस किसको देना है। अब ऐसा भी हो सकता है वो सारी कोटेशन सिस्टम में डालो, वो खुद आपको लोएस्ट प्राइस पिक करके देगा। सुनना मेरी बात, जब वो लोएस्ट प्राइस पिक करके देगा तो अब मैं अल्लाह की करम से बनाऊंगा परचेज ऑर्डर। सिर्फ परचेज ऑर्डर ऊपर था तो सही, अबे वो तो कस्टमर का था मुझे, अब मैं मंगवाऊंगा किसी और से जिसका मैं कस्टमर हूं। तो यानी उसने भी यही प्रोसेस फॉलो किया होगा, हाँ या नहीं? उसने भी पूरा ये प्रोसेस फॉलो किया होगा। अब मैं परचेज ऑर्डर बना रहा हूं। अच्छा तो एक बात मुझे बताओ, परचेज ऑर्डर में क्वांटिटी फिक्स होगी, हाँ या नहीं? किस बेस पे? रिक्वेजिशन की बेस पे, और कोटेशन भी लॉक थी। अच्छा अब जब मैं आगे आऊंगा, ये सुनना, ये बड़ी अहम बात है, खत्म हो जाएगा ये अभी। अब हम क्या बनाएंगे? परचेज ऑर्डर 2053, ये भी प्री नंबर्ड है। अच्छा मैं परचेज ऑर्डर बनाने लगा, मुझे सिस्टम कह रहा है एंटर करो पहली चीज परचेज रिक्विजिशन। आप ऑर्डर कर ही तब पाओगे जब उसके पीछे कोई रिक्वायरमेंट हो। मैंने कहा ये काफी नहीं है, वो मुझे कह रहा है कि भाई आप कोटेशन का अप्रूव डॉक्यूमेंट यहां पे लगाओ कि कोटेशन कितने पे अप्रूव हुई है, कौन सा वेंडर अप्रूव हुआ है। क्लियर है? अच्छा यहां पे आके मेरी क्वांटिटी और प्राइस आ गई। अच्छा क्वांटिटी और प्राइस ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी कोटेशन वाले सिस्टम से। वहां पे किसने ओके किया था? हमने, और वो जो हमारा हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट था। मैं जैसे ही यहाँ पे परचेज रिक्वेजिशन डालूंगा, परचेज ऑर्डर बन जाएगा बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड कोटेशन, बेस्ड ऑन द, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे प्राइस आ गई, और यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई। ये परचेज ऑर्डर उठा के मैं किसको दे दूंगा? क्या कह रहे हैं? हाँ परचेज रिक्वेजिशन डालेंगे तो सब ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। एक तो मजे की बात बताओ, अगर मैंने परचेज रिक्वेजिशन डाली है जिसकी कोटेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, ये परचेज ऑर्डर बन ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जिस्टेंस चेक चलेगा क्या कोटेशन अप्रूव्ड है। यानी अगर सिस्टम में उसको अप्रूव दिखेगी तो वो आगे जाएगा, अदरवाइज तो अगेन हम तो वहीं आके खड़े हो गए ना कि हमारा तो परचेज ऑर्डर बन ही नहीं सकता, परचेज हो ही नहीं सकती जब तक सारी चीजें पूरी ना हो जाएं। अननेसेसरी इन्वेंट्री नहीं आ सकती। अब तुम लोग मुझे बताओगे इन्वेंट्री की क्वालिटी पक्की है, हाँ नहीं? देख दाग के हुई है, प्राइसिंग
ओवर स्टेटमेंट का भी रिस्क नहीं है, एनआरवी का भी नहीं है, क्योंकि हमने तो मंगवाया उतना जितना हमें चाहिए। अब हमारा परचेज ऑर्डर अल्लाह अल्लाह करके निकल गया, तो अब मैं एंट्री बना लूंगा इन्वेंट्री डेबिट, और बनाऊंगा या भी नहीं आया, चलो सही है, मतलब जा रहे हो इधर, नहीं बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब जीआरएन बन जाएगा। पहले बनता था जीडीएन, अब क्या बनेगा? पर अभी पहले माल तो आने दो। देखो यहां पे लिखा हुआ क्या है, कोटेशन शुड बी रिलीज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ परचेज ऑर्डर्स प्रिपेयर्ड एंड प्लेस कंसिडरिंग द प्राइस एंड परचेज ऑर्डर इज अप्रूव्ड बाय हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और एनी सीनियर। इसकी कितनी कॉपीज हैं? 4 हैं। अच्छा अब देखना, 1 कॉपी किसको दी? इसको क्यों दे रहे हैं? सामान ही को देगा तो उसी को देंगे ना, अपने पास रख के क्या करेंगे? दूसरा अपने पास बोले तो कौन रख रहा है? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। अगला उसको क्यों दे रहे हैं? अच्छा अब सुनना, यहाँ पे जो परचेज डिपार्टमेंट ने एक कॉपी वेयर हाउस को थमाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुनना। जब परचेज डिपार्टमेंट ने कॉपी वेयर हाउस को थमाई तो वेयर हाउस ये देखेगा कि माल एक्सेप्ट ही तब करूंगा जब पीओ हो। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे भी केसेस देखे मैंने जहां पे वेयर हाउस में माल आ गया और हमने एंटिटी ने पैसे पे कर दिए, जबकि मंगवाया ही। अबे चाहिए नहीं तो देके क्यों जा रहा है भाई? ऐसे अगर ये कंट्रोल ना हो ना, सारे आपके ट्रक घर के बाहर खड़े हुए हों, आपने मंगवाया था, आपने मंगवाया था, आपने मंगवाया था। अभी मैंने कब मंगवाया भाई? तो वेयर हाउस के अंदर माल एंटर तब हो पाएगा जब उसके पीछे क्या हो? परचेज ऑर्डर। कंप्लीटनेस का नहीं, ओवर स्टेटमेंट के रिस्क को कैटर कर रहा है। देखो अगर आपने फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर सामने नहीं दिया वेयर हाउस वाले को, तो वेयर हाउस में कोई भी माल देके चले जाएगा और फिर कल इनवॉइस भेज देगा, ऐसा है। और सामने से क्या कहेगा कि भाई आपने तो जीआरएन बना के दिया है, सबूत है कि आपने माल एक्सेप्ट किया है, कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाओ, आप फंस जाओगे। तो हमने उसको कहना है कि भाईजान आपने माल रिसीव नहीं करना, और अगर रिसीव करना भी तो सिर्फ वो करना है जो हमने ऑर्डर किया था। तो उसको बताओ तो सही ऑर्डर क्या किया था। क्लियर है? तो परचेज ऑर्डर में क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन सब आ रहा होगा, हाँ या नहीं? क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन सब आ रहा होगा। यस, परचेज ऑर्डर की बेस पे वो देखेगा जो माल मंगवाया था वो आया या नहीं आया। जब वो परचेज ऑर्डर से मैच कर लेगा क्वांटिटी को और क्वालिटी को और प्रोडक्ट के टाइप को, फिर वो बोलेगा गुड रिसीव हो गए। वेयर हाउस जीआरएन इशू करेगा, खुद भी साइन करेगा, सामने वाले की भी। वो बोलेगा हमने तुम्हें दे दिया, हम बोलेंगे हमने तुमसे सामान ले लिया। क्लियर है? ओके। अच्छा तो अब मुझे, अच्छा फिर वो अपना जीडीएन तो साइन कराएगा, वो तो अपनी सेल बुक करेगा, हम क्या बुक करेंगे? परचेजेस। अलाइंड है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, यहाँ तक 7 तो जल्दी से बता दो। अच्छा फिर 1 कॉपी फाइनेंस को भेजी। अच्छा फाइनेंस क्या इसके बेस पे नहीं करेगा? क्यों? अभी रिसीव नहीं हो तो फाइनेंस बोलेगा मैं एंट्री कब बनाऊंगा भाई? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अच्छा पर एक बात वैसे ही मेरी तसल्ली के लिए बता दो, आपको पता है फाइनेंस के पास जब चीज़ जाएगी उसकी प्राइस भी सही होगी, उसकी क्वांटिटी भी सही होगी, ना ओवर होगी ना अंडर होगी, सारे मामला हल होके जाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीज़ भी बिल्कुल। अब इसमें से जो जो चीज़ें हटाते रहेंगे वो एफएस में मसले क्रिएट करती रहेगी। ऐसा ही है? चलें, अब हमने कहा कि यार जैसे ही वेयर हाउस में माल आया, क्या मेरा स्टॉक इमीडिएटली अपडेट हो जाना चाहिए? क्यों? ओवर परचेजिंग ना हो जाए। अगर आपने माल मंगवा लिया, रख लिया स्टॉक शीट्स में, देखो मैं एफएस की बात नहीं कर रहा, एफएस अलग चीज़ है, स्टॉक शीट हाँ अगर इंटीग्रेटेड है तो जैसे ही स्टॉक शीट में पार्क करूंगा ऑटोमेटिकली एफएस में एंट्री डल जाएगी और सही भी है, कंप्लीटनेस भी इंश्योर हो जाएगी। पर अगर स्टॉक शीट अलग चलती है और एफएस का जनरल लेजर अलग चलता है तो पहले स्टॉक शीट अपडेट होगी
और उसके बाद कहाँ जाएगा, एफएस में। चलें, हमने कहा जब इसको माल मिलेगा तो क्या ये प्री नंबर्ड गुड रिसीव्ड नोट बनाएगा? अच्छा, क्या ये क्वांटिटी चेक करेगा या क्वालिटी भी? अच्छा, अब एक तुम लोग बताओगे मुझे, अगर किसी सवाल में लिखा हुआ देखिए कि क्वालिटी चेक नहीं हो रहा, क्या इशू है? क्वालिटी चेक ना होने का क्या इशू है? क्वालिटी चेक ना होने का इशू ये है एनआरवी लॉसेस। नहीं यही बात समझ। देखो, अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ और क्वालिटी चेक नहीं हो रहे तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस का मसला नहीं है, वैल्यूएशन का मसला है। आप ऐसे गुड्स को रिसीव कर रहे हो जो कि बाद में कम प्राइस पे बिकेगा, तो क्या एनआरवी लॉसेस के इशू आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। गुड्स डिफेक्टिव हो सकते हैं, ये मसला है। अच्छा, अब जब हमने जीआरएन बना लिया तो हमने एक कॉपी किसको दी? एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को दी ताकि वो ट्रैक कर पाए कि कौन से अनफुलफिल्ड परचेज ऑर्डर अब तक हैं, और एक कॉपी किसको दी? अच्छा, आप मुझे बताओ, फाइनेंस वाला बंदा क्या अब अल्लाह की कसम से एंट्री बनाएगा परचेज ऑर्डर को देख के? तो प्राइस कहां से देखेगा? परचेज ऑर्डर से। क्या परचेज ऑर्डर में प्राइस सेट हुई थी? चलो मान लिया। तो क्वांटिटी कहां से देखेगा? पीओ से क्यों नहीं देख रहा? हाँ, एक पीओ के 4-5 जीआरएन हो सकते हैं ना, हाँ या नहीं? तो अगर वैसे तुमसे पूछता हूँ, अगर उसने परचेज ऑर्डर के बेस पे परचेजेस बुक की तो कौन सी अजर्शन का रिस्क है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। फिर से, अगर आपने परचेज ऑर्डर के बेस पे परचेज बुक की, सही है, तो आपकी कौन सी अजर्शन का रिस्क है? वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, अकरेंस? वैल्यूएशन, संदेश कह रहे हैं कंप्लीटनेस, गलत। वैल्यूएशन नहीं है, अकरेंस और एग्जिस्टेंस दोनों। रीजन, एक तो वो ट्रांजैक्शन हुई नहीं है तो अकरेंस, और वो बैलेंस एग्जिस्ट। कितने मसले? अकरेंस और, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन नहीं हुई उसको आप परचेज नहीं कह सकते। और क्यों नहीं हुई ट्रांजैक्शन? क्लियर है? नहीं बात है समझ भाई? अगर वे जो फाइनेंस वाला बंदा है, फाइनेंस वाला बंदा ये कह रहा है कि मैंने परचेज ऑर्डर के बेस पे एंट्री बना दी, परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट। परचेज ऑर्डर तो 30,000 यूनिट्स का था, 20 का बल्कि, और सामने वाला भी 10,000 दे के गया है, तो परचेजेस कितने यूनिट्स की बुक होनी चाहिए? 10 की होगी ना, 20 की क्यों नहीं हो रही? वो आया नहीं है, तो क्या हमने ऑर्डर नहीं किए थे? ऑर्डर किए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि परचेज ऑर्डर के बेस पे अगर आप परचेजेस डेबिट करोगे तो उसका मतलब है वो तो ट्रांजैक्शन अकर ही नहीं हुई और ना वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए अजर्शन कौन सी हिट हो रही है? जल्दी बताओ। अकरेंस और, अच्छा, ट्रांजैक्शन के लिए अकरेंस हो गई और बैलेंस के लिए एग्जिस्टेंस। तो ये बात समझने की है। चलें, अब हमने कहा ये जैसे ही भाई प्री नंबर्ड परचेज ऑर्डर को देख के, प्री नंबर्ड जीआरएन को देख के, जल्दी बताओ यहां से क्या उठाएगा वो? वेरी गुड। और यहां से क्वांटिटी। क्लियर है? और इन दोनों को देख के क्या बुक करेगा? जल्दी बताओ। और पेबल। अच्छा, अब क्या इसमें वैल्यू बिल्कुल सही है, क्वांटिटी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा है। फयाज कहते हैं वैल्यूएशन कहां से देखेगा? भाई तो वैल्यू कहां से देखेगा? परचेज ऑर्डर से। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ आज कि अगर एक बंदा फाइनेंस में बैठा हुआ इनवॉइस की बेस पे ट्रेड पेबल की एंट्री करे तो भी सही है? क्यों? इनवॉइस की बेस पे, यानी सामने से इनवॉइस आई है, उसने ट्रेड पेबल को क्रेडिट करके इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया। जल्दी बताओ ऑनलाइन वाला, ऐसा हो सकता है? क्यों? गलत।
इनवॉइस बाद में भी मिल सकती है, कंप्लीटनेस का मसला आ जाएगा। तो ये ना करना कि इनवॉइस की बेस पे मानो तो सही है, इनवॉइस तो 2 दिन बाद भी करेगा, वो 5 दिन बाद भी करेगा, तो इसका मतलब है गुड्स नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, रिकॉर्ड करो। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि गुड्स या इन्वेंट्री शुड बी, क्या लिखेंगे, recorded based on GRN, not on invoice basis. Otherwise, it will be a कौन सा इशू, कंप्लीटनेस इशू। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर मुझे बताओ कि अच्छा वैसे हमने वहाँ पे भी रिकॉन बना दी, यहाँ पे हम GRN और GL की बना सकते हैं रिकॉन, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं सर यहाँ पे GRN एंड GL की क्या बना सकते हैं। अच्छा GRN GL की रिकॉन बनाने से क्या मकसद अचीव होगा, जो आया वो पूरा रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, कंप्लीटनेस। क्योंकि अगर 50 GRN इस दिन में बने तो 50 GRN GL में रिकॉर्ड हो जाने चाहिए, और वो तब सामने आएंगे जब मैं क्या बनाऊंगा, रिकॉन। क्लियर है? अच्छा और फिर ये एक मज़ीद ये भी कर सकते हो कि इनवॉइसेस जो रिसीव हुई हैं और परचेज रिकॉर्ड हुई हैं उसके बीच में भी रिकॉन, एक तो GRN और किसके बीच में बन गई, GL, और फिर इनवॉइसेस से भी बना लो, तो वो हमें पता लग जाएगा ना कि ये ऐसे GRN जो हमने बुक कर लिए हैं जिसकी इनवॉइस अब तक नहीं आई है। तो ये तो एक एडिशनल कंट्रोल हो गया ना। प्राइम कंट्रोल कौन सा है, GRN और GL। इनवॉइसेस से भी बना सकते हो, ये देखने के लिए कि भाई ऐसी कितनी GRN मैंने बुक कर ली है जिसकी इनवॉइस अब तक नहीं आई है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट कौन सा प्रोसेस, परचेज प्रोसेस। अब हमें ये पता है कि माल आता कैसे, रुकता कैसे, जाता कैसे। बात समझ आती है? तो इसी बात पे ये आपका असाइनमेंट, बस इतना सा बनाया मैंने ये। और बोला आइडेंटिफाई करें एटलीस्ट 5 कंट्रोल डेफिशिएंसीज इन लाइबा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। तो भाई ये मैं आपको इसमें अटैच करके दे रहा हूँ, फेसबुक पे अभी भी लगा रहा हूँ, करके इसको सबमिट कर देना। सही है? मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। जी जानी।